नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल खुशी टेक्निकल में। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है और बोर्ड एग्जाम के दौरान आपकी डेट बहुत ही जल्द आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि 8 मई से आपका एग्जाम शुरू हो गया है और एग्जाम डेट बिल्कुल कंफर्म है। अब एग्जाम डेट शायद चेंज भी ना हो तो एग्जाम आने के पश्चात आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही जल्दी से कम समय में रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट का। तो जैसा कि बच्चों हम आपके बायो सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन लाए हैं और क्वेश्चन जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन लाइव प्रोसेस से है, जो बहुत ही लाइव प्रोसेस से संबंधित जितने क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपके एक एक चैप्टर से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो और आपका बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों की फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है और इसके साथ साथ हम आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। बच्चे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर दिया है आपका ए नंबर दिया है ऑप्शन पेट, खाने की नली एंड मुंह और छोटी आंत। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर आपका सी है। ठीक है, मतलब कि मुंह से। जैसा कि बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात आप सबसे पहले कहाँ से खाते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आप खाना स्टार्ट मुंह से करते हैं। ठीक है, उसके बाद खाने के बाद आपके मुंह में, फिर मुंह में आप दांत से क्या करते हैं, दांत से आप छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, दांत से छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के पश्चात आपका आता है जीभ, जिसमें आप क्या करते हैं, आप जो भोजन होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको लार से मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने के पश्चात आपका जो भोजन होता है वो लुगदी के जैसा कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, फिर उसे आप आसानी से आप ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आने के पहले बच्चों जैसा कि देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और कमेंट करने के पश्चात आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बच्चों आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले पहले एंजाइम के बारे में बताइए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाचन तंत्र मतलब क्या कि खाने के बाद जो भोजन को पचाते हैं। ठीक है, तो जो वो सिस्टम है, तंत्र है, उसमें भोजन के साथ मिश्रित होने वाले मतलब कि जो हम खाना को खाते हैं और खाना खाने के बाद पचाते हैं, पचाने के पश्चात जो उसमें मिश्रित एंजाइम है उनके बारे में पूछ रहा है कि एंजाइम के बारे में बताइए। तो आइए हम ऑप्शन को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों आपका 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन है पेप्सिन, सेकंड है ट्रिप्सिन, थर्ड है इमाइलेज और फोर्थ नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इन चारों में से इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर बच्चों आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इमाइलेज जो होता है बच्चों वो क्या होता है कि भोजन जैसे ही आप करते हैं और जब भोजन को पचाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो वहां पे जो इमाइलेज एंजाइम होता है वो भोजन में के साथ आपका मिलता है। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि जब आप भोजन को मुंह में डालते हैं तो मुंह में डालने के पश्चात बच्चों वहां पे एक मुंह में आपके इमाइलेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है, तो जो एंजाइम होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है कि लार ग्रंथियां या हम कह सकते हैं कि लार ग्रंथियों में मिक्स करके इमाइलेज एंजाइम निकलती है जो स्टार्च युक्त भोजन को ग्लूकोज में तोड़ देती है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसे प्राप्त कर लेते हैं हम भोजन को। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियां लार युक्त इमाइलेज एंजाइम को निकालती है जो स्टार्च युक्त भोजन को ग्लूकोज में तोड़ देती है और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह
मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसलिए इमाइलेज पहला एंजाइम है जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो आप आंसर बता सकते हो कि मुंह में। ठीक है, भोजन करने के पश्चात सबसे पहला एंजाइम यही होता है जो वहीं से मुंह से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान में निम्न में से कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। जैसा कि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जैसे कि जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी में मेरे प्यारे बच्चों, जूलॉजी में ठीक है कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के रूप में हम किस कोशिका को जानते हैं। ठीक है, किस कोशिकांग को मतलब किस ऑर्गेनल्स को हम जानते हैं। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि पीडीपी, डीटीपी, एटीपी और एडीपी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एटीपी इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए हम व्याख्या को देख ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कोशिकाओं की ऊर्जा मुक्त रूप से जाना जाता है, ऊर्जा के रूप में, कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस जीव का हृदय, ठीक है, किस जीव का हृदय 3 कक्षी 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसमें 3 कक्षी या 3 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कबूतर, सेकंड नंबर बी छिपकली, थर्ड नंबर मछली या फिर शेर। जल्दी से आप हमें कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। 3 चैम्बर वाले कौन सा ऐसा जीव होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से आप कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका आपका आंसर है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो 3 कक्षी वाले जीव होते हैं वो होते हैं छिपकली। ठीक है, ओके, छिपकली का हृदय जो होता है वो 3 कक्षी वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उस रक्त वाहिका का नाम बताएं जो रक्त को वापस दिल में ले जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अगर हार्ट पढ़ा होगा मतलब कि रक्त परिसंचरण, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि उसमें रक्त परिसंचरण के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण में हृदय की पार्ट का एक क्वेश्चन है कि उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो रक्त को वापस दिल में ले जाती है। ठीक है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है। रक्त वाहिका मतलब क्या कि जो रक्त को ले जाने वाला है, मतलब शरीर से हृदय तक और हृदय से शरीर तक ले जाने वाली जो हम कह सकते हैं कि जो नली होती है उसे रक्त वाहिका कहते हैं। तो रक्त वाहिका का नाम बताइए जो रक्त को वापस दिल में ले आता है, बॉडी से दिल में ले आता है। कौन सी ऐसी रक्त वाहिका है। ठीक है, नस, धमनी, कोशिकाएं या प्लेटलेट। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मतलब कि वेन, आर्टरी या कैपिलरी या फिर प्लेटलेट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर आपका ए नस बिल्कुल सही है। जो हमारी वेन्स होती है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या करती है, रक्त को वापस दिल में ले आती है, बॉडी से मतलब कि दिल में ले आती है। ठीक है, अगर आपने इसका पूरा प्रोसेस पढ़ा है तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर भी आइए हम कुछ व्याख्या में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि धमनियां हृदय से शरीर के अंगों का खून ले जाती हैं और जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं वो शरीर के अंगों से, ठीक है, वो शरीर के अंग से रक्त को दिल तक मतलब कि हार्ट तक वापस ले जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो धमनी आपकी होती है वो हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है और जो नसें वेन्स होती है वो शरीर के अंगों से रक्त दिल तक मतलब कि हार्ट तक ले जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, पौधों में भोजन का संवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों कि पौधों में भोजन का संवहन ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से होता है। ऑप्शन को देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ऑप्शन आपका ए नंबर जाइलम, ठीक है, बी नंबर फ्लोयम और सी नंबर कॉम्पेनियन सेल्स एंड डी नंबर ट्रेकिड। ठीक है, तो जल्दी से हमें कमेंट करिए और कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका 6 नंबर देखिए फिर से देख लीजिए
कि पौधों में भोजन का संवहन, ठीक है, पौधों में भोजन का जो संवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, कंपेनियन सेल्स के माध्यम से या ट्रिकेट के माध्यम से? तो मेरे प्यारे बच्चों फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से इसमें क्या होता है? जल का संवहन होता है, ठीक है। देखिए जब पौधों में दो ऊतक होते हैं तो संवहन में सहायता करते हैं और जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है और फ्लोएम जो होता है वो भोजन के संवहन में प्रमुख निभाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहने का सिर्फ यह तात्पर्य है कि जो दो टर्म होते हैं आपके प्लांट्स में, जो भोजन को पहुंचाना, पानी को पहुंचाना, खनिज लवण को पहुंचाना, ये सारे काम कौन करते हैं? जाइलम फ्लोएम करते हैं। तो जो जाइलम होता है, ठीक है, वो संवहन के माध्यम से जाइलम जल के संवहन में काम करता है और जो फ्लोएम होता है वो भोजन के संवहन में काम करता है। मतलब कि भोजन की भूमिका को निभाने का काम फ्लोएम करता है और पानी की भूमिका को निभाने का काम जाइलम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर, ठीक है। शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज्यादा रक्त शरीर से ना बहे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब शरीर में घाव होने के बाद, जैसे कि कभी कभी आपने देखा है कि कभी कट जाता है आपके बॉडी में या कहीं से किसी भी तरीके से चोट लग जाती है तो रक्त किसके कारण जम जाता है? कभी कभी आपने देखा है वहां पे रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है, ब्लड निकलता ही नहीं और वहां पे काला पड़ जाता है, तो ज्यादा रक्त ना बहे, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? WBC, RBC या प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? जल्दी से कमेंट करिए कि इन चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों आंसर आपका C नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो प्लेटलेट्स होता है इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जब शरीर में आपको कभी चोट लग जाती है, किसी कारण से कट जाता है या कुछ भी वगैरह वगैरह, ठीक है, जिस चोट लगने के पश्चात अगर ब्लड आपका जम जाता है तो वहां पे बाद में क्या होता है कि घाव या कटने के बाद खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्या होता है रक्त एकदम मतलब कि बंद हो जाता है, ठीक है, कोशिकाओं के साथ सिकुड़ने लगती है। जैसा ही हमारा ब्लड बंद होता है निकलना, वहां पर रक्त जम जाता है, वैसे ही वो क्या होता है कुछ सेकंडों में या मिनट में रक्त कोशिकाओं के साथ सिकुड़ने लगती है और रक्त का थक्का वहीं पे बन जाता है। मतलब कि जैसे ब्लड बंद होता है तो ब्लड बंद होने की जो ब्लड जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में ब्लड बंद हो गया निकलना, है ना, जम गया, खून जम गया, उसको बोलते हैं थक्का जमना, ठीक है, ब्लड का थक्का जमना, तो जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। तो ये थक्के प्लेटलेट जो होते हैं वो रक्त कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा वो क्या होता है रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, जिसके कारण ब्लड हमारा ज्यादा नहीं निकल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन करते हैं और उनके उपयोग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं अपनी तरीके से। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे कोई जीव है वो पोषक तत्व को खाता है या लेता है, सेवन करता है उसका, और फिर उसके उपयोग की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ठीक है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण या क्लोरोप्लास्ट या फिर पाचन। तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे कि पोषण किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और सेवन करने के पश्चात उनका यूज करना, उनको उपयोग करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है। मतलब कि पोषण वे प्रक्रिया है जो जिसको आप खाने के पश्चात उसको यूज कर सको, मतलब कि सेवन करने के पश्चात उस एनर्जी को आप यूज में ले सको, उस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों कि पोषण की उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर रहते हैं? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट के साथ साथ लाइक करना बिल्कुल भी
मत भूलिएगा कि उस विधा को, पोषण की उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या फिर होलोजोइक पोषण। ठीक है, मीन्स बच्चों देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे, क्वेश्चन को ऐसे आपको समझना है कि पोषण की उस विधा को क्या कहते हैं इसमें जीव सरल कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बच्चों या तो परपोषण कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को माइंड में पहला क्वेश्चन आ गया होगा, या परपोषी या परजीवी। जल्दी से बताइए क्या होगा, परपोषी या परजीवी। ठीक है, दोनों वर्ड अलग अलग हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, परपोषी होगा। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, परपोषी जो होता है इसे हम परपोषण भी कहते हैं। परपोषी जो होता है बच्चों वो क्या होता है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जब जीव अपना भोजन मृत पौधों या मृत पशुओं या सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। मीन्स बच्चों कि जब कोई जीव सड़ा भोजन या सड़ी चीजें से अपना भोजन को प्राप्त करता है, तो कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन आपका जो दे रहा है देखिए, परजीवी पोषण या स्वपोषी या होलोजोइक पोषण या मृतपोषी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, मृतपोषी कहते हैं। मृतपोषी जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों को सेवन, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन सेवन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वैसा पोषण जिनमें जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी एक आपने पढ़ा था, आपने अभी क्वेश्चन जस्ट है कि ऐसा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी हो गए। जो मृत जीवी गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो गले सड़े पदार्थ नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि वो जीवित शरीर के मतलब कि ऐसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीवित मतलब कि वो जीवित रहे, जीव के शरीर से बिना उसे मारे, वो जिंदा रहे, मरे नहीं, बिना उसे मारे प्राप्त करें भोजन को, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन को देखते हैं, मृतपोषी, परजीवी, होलोजोइक या स्वपोषी। तो इसे हम बच्चों परजीवी कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मृतपोषी, परजीवी और स्वपोषी परपोषण में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हरे पौधे द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए बच्चों, क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई हरा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति से हम सूर्य के प्रकाश भी ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं और वाटर भी ले लेते हैं और भोजन को बनाना है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ज़ैंथोफिल्स, रंध्र स्टोमेटा, प्रकाश संश्लेषण या क्लोरोप्लास्ट। तो भाई क्लोरोप्लास्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैम अभी क्वेश्चन में भी क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल था, तो ये हो ही नहीं सकता। बचा क्या, ज़ैंथोफिल्स, ये भी नहीं होगा। रंध्र स्टोमेटा मैम ये तो पत्ती में एक स्टोमेटा होता है, इसमें इसका कोई रिलेटेड नहीं। मैम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही है जो मैम अपना भोजन, जिसके जरिए हम अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को क्या कहते हैं। जो सिर्फ पौधे वाले पशुओं को खाते हैं, मतलब पौधे खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि ये शाकाहारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, शरीर में
भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, आत्मसात करना, अंतर्ग्रहण या फिर विसर्जन। जल्दी से कमेंट करिए कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, कोई डाउट्स है या आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को शेयर करिए। वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, वह क्या कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा कि वह प्रक्रिया ऐसी कौन सा प्रोसेस है जिसमें बड़े अघुलनशील, मतलब कि कोई बड़ा एक मान लो आपका पत्थर है, या हम कह सकते हैं पत्थर को नहीं भाई, यहाँ पे हम ले लेते बर्फ का एक टुकड़ा ले लेते, एक बड़ा अघुलनशील है, ठीक है, जो घुल नहीं पा रहा है। अगर अघुलनशील की बात करोगे तो बर्फ घुल जाएगा, ये मत कहना है मैम बर्फ तो घुल जाएगा, कोई और एग्जाम्पल बता दियो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपने एक ऐसा ले लिया जो अघुलनशील हो। ठीक है, तो एक ऐसे अणु को ले लिया जो अघुलनशील हो और उससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण या फिर आत्मसात। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है पाचन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जैसे कि आपने एक रोटी को लिया, रोटी को खाया, तो वो पहले एक बड़ा सा आपका रोटी है, उसके बाद आपने उसे तोड़ा, छोटा किया, उसको घुलनशील बनाया, उसको लुगदी बन गई है वगैरह वगैरह करके, तो पूरी प्रक्रिया को आपने फिर खाया, छोटा से छोटा कर दिया, तो ऐसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से मैंने आपको बच्चों 15 क्वेश्चन बताए चैप्टर से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और भी चाहते हैं कि ऐसे ही